हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारतीय समाज और भारतीय राजनीति के लिए उनका क्या योगदान रहा है। हम उनके योगदान को देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग 1915 से शुरू होता है और गांधी युग प्रारंभ होने से पूर्व के 25 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और राजनीतिक चिंतन में यदि किसी व्यक्ति का सबसे अधिक योगदान को देखा जाए तो वह है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। उनके इस महान योगदान का अध्ययन हम इस प्रकार करते हैं कि व्यक्तित्व और चरित्र का आदर्श उदाहरण। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक व्यक्तित्व और चरित्र का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मनोविज्ञान तथ्य है कि कथनी से करनी अधिक प्रभाव उत्पन्न करती है और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि भारतीय जनता को तिलक का कोई सबसे बड़ा योगदान है तो वह है उसका व्यक्तित्व और चरित्र। उनमें उद्देश्य की दृढ़ता, इच्छा शक्ति की प्रबलता और कमजोर शरीर में वज्र के समान कठोर आत्मा आदि सब कुछ था और इन सब के मूल में था जीवन के ध्येय अर्थात देश की स्वतंत्रता के प्रति अडिग भक्ति। सरकार ने प्रतिशोध की भावना से उन्हें कठोर दंड दिए और उन्होंने इन सब कष्टों को शांत भाव से और रोज की मामूली चीज समझते हुए ग्रहण भी किया था। तिलक को अपने धर्म, अपने देश, उसके इतिहास और उसकी संस्कृति पर बहुत गर्व था और इस मनोस्थिति ने उन्हें बाहरी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भर दिया था। वर्षों तक निरंतर परिश्रम करने तथा मातृभूमि के लिए घोर कष्ट सहन करने के कारण उनका व्यक्तित्व और चरित्र एक विशेष प्रकार की गंभीरता और ओज से परिपूर्ण हो गया था। इसलिए भारतीय युवकों के मन में उनके लिए गहरा सम्मान था तथा प्रशंसा की भावना भी थी। अन्य नेताओं की तुलना में उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि वे सब उनके सामने छोटे लगने लगे। वे महान पंडित और महान ऋषि भी थे। व्यवहारिक राजनीति और दार्शनिक दृष्टि दोनों का उनमें समन्वय था अर्थात दोनों ही उनमें सम्मिलित थी। उनके व्यक्तित्व और चरित्र के लिए कवि दिनकर ने इन शब्दों को अपनाया था कि दिशा दीप्त हो उठी, प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। वस्तुतः वे गीता के अर्थ में विभूति थे। भारत में राजनीतिक चेतना जागृत करने और देश की मुक्ति में तिलक के व्यक्तित्व और चरित्र का भारी योगदान है। नेक्स्ट इसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन। तिलक ने जिस समय सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया उस समय कांग्रेस मुख्यतया मध्यम वर्ग का संगठन था और इस संगठन के सदस्य ब्रिटेन की सहानुभूति और समर्थन की याचना करते रहते थे। तिलक चाहते थे कि कांग्रेस की जड़ें जनता के जीवन में व्याप्त हों। तिलक ने निम्न मध्यम वर्ग को और कुछ हद तक साधारण जनता को भी कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। इसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली। सन 1908 में तिलक के लिए 6 वर्ष के कारावास का समाचार सुनकर देश में अनेक स्थानों पर जनता दुखी हो गई थी। तिलक ने याचना की पत्ती के स्थान पर स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया और जनता को शांतिपूर्ण जन आंदोलन का मार्ग अपनाने के लिए भी प्रेरित किया था। उन्होंने नारा दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे और स्वराज्य प्राप्ति का मार्ग बतलाया। आप विदेशी शासन को अपने पर शासन करने में सहयोग न दें। इस प्रकार उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का रूपांतरण कर उसे विदेशी शासन और नौकरशाही के विरुद्ध एक शक्तिशाली मोर्चे में परिणत कर दिया। उन्होंने अपने कार्यों से शक्तिशाली भारत राष्ट्र की नींव का निर्माण भी किया था। नेक्स्ट है राजनीति के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। तिलक कोरे आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी नहीं थे, वरन उनमें राजनीतिक यथार्थता की गहरी सूझबूझ भी थी।
सन 1916 का लखनऊ समझौता और स्वशासन से संबंधित कांग्रेस लीग योजना का समर्थन तथा कांग्रेस लोकतांत्रिक दल के घोषणा पत्र आदि से प्रमाणित होता है कि तिलक में अपने समय की समस्याओं को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखने और समझने की प्रतिभा थी। लोकमान्य तिलक को सत्य के रूप में आधुनिक भारत का कौटिल्य कहा गया है। उसका विचार था कि लक्ष्य के श्रेष्ठ होने पर सभी साधन श्रेष्ठ हैं और भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सभी साधन अपनाए जा सकते हैं। तिलक का कहना था कि महापुरुष सामान्य नैतिक सिद्धांतों से ऊपर होते हैं। उन्होंने गीता का उदाहरण भी दिया था कि यदि हम स्वार्थ भावनाओं से प्रेरित नहीं तो अपने गुरुजनों और संबंधियों की हत्या में भी कोई पाप नहीं होगा। लेकिन तिलक ने इन विचारों के आधार पर उन्हें भारत का मैकियावेली नहीं कहा जा सकता। जनवरी 1920 में यंग इंडियन को लिखे गए एक पत्र में तिलक ने लिखा था कि उनका विचार यह नहीं है कि राजनीति में सब कुछ ठीक होता है, वरन उनका विचार केवल यह है कि धम्म पद में प्रतिपादित घृणा पर प्रेम से विजय प्राप्त करने का बुद्धिवादी सिद्धांत सभी परिस्थितियों में नहीं अपनाया जा सकता। इस प्रकार वे हाब्स या मैकियावेली की तरह कुटिलता और धूर्तता के उपदेशक नहीं, वरन यथार्थवादी और निष्काम कर्म के उपासक थे। नेक्स्ट है महान लोकतंत्रवादी। तिलक महान लोकतंत्रवादी थे। गांधी जी ने कहा था कि लोकतंत्र के सिद्धांत तथा व्यवहार के प्रति तिलक की भक्ति एकदम आश्चर्यजनक थी। तिलक सन 1919 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम के आधार पर परिषदों में प्रवेश करने के कार्यक्रम को स्वीकार कर चुके थे। उनका कहना था कि सुधार अधिनियम अनेक दृष्टि से अपर्याप्त होने पर भी देश के राजनीतिक आंदोलन की सफलता का द्योतक है। ये सफलता कितनी ही सीमित क्यों न हो, तिलक द्वारा अपनाया गया शांतिपूर्ण आंदोलन का मार्ग भी लोकतांत्रिक सीमाओं के अंतर्गत ही था। इसमें नेक्स्ट है दूरदर्शी राजनीतिक। लोकमान्य तिलक अत्यंत उच्च कोटि के दूरदर्शी राजनीतिक थे और भारतीय राष्ट्रीय के महानतम निर्माताओं में से एक थे। सन 1896-97 में वे स्वराज्य की बात करने लगे थे और 1907 में उन्होंने होम रूल का उल्लेख किया। वे हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा मानते थे। कांग्रेस लोकतांत्रिक दल के घोषणा पत्र में उन्होंने रेल मार्गों के राष्ट्रीयकरण के सिद्धांत को स्वीकार किया और राजनीति को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर खड़ा करने की आवश्यकता बतलाई। उन्होंने भारतीय श्रमिक आंदोलन के राजनीतिक महत्व को स्वीकार करके बुद्धिवादी तथा दूरदर्शिता का परिचय दिया था। सन 1916 के लखनऊ समझौते में भी मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव उन्होंने एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में ही स्वीकार किया था। उनका नेक्स्ट योगदान है सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रणेता। प्रारंभ में तिलक के राजनीतिक और आर्थिक चिंतन में पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था का विरोध करने का तत्व नहीं था, लेकिन कुछ सीमा तक तो 1895 से ही और अधिक गहरे रूप में सन 1905 से वे भूमिहीन कृषकों और श्रमिकों की दयनीय स्थिति में सुधार की तीव्र आवश्यकता अनुभव करने लगे थे। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में अकाल और प्लेग की परिस्थितियों में तथा जीवन पर्यंत जनता के दुख दर्द को उन्होंने अपना दुख दर्द समझा। उनका विश्वास था कि भारत की स्वाधीनता में श्रमिकों की भूमिका हराबल की रहेगी। वे रूस के श्रमिकों द्वारा सन 1905 और 7 में की गई आम हड़ताल से प्रेरणा प्राप्त कर श्रमिकों को जागृत कर रहे थे। भारत को साम्यवाद से भयभीत नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके सिद्धांत तो शाश्वत सिद्धांत हैं, ऐसा उन्होंने
कहा। और उन्होंने गीता में एक जगह कहा कि यदि किसी के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति है तो वह दूसरों के हितार्थ धरोहर के समान है। वस्तुतः वे समाजवाद या साम्यवाद के प्रति नहीं, वरन समाज के सबसे अधिक कमजोर व्यक्तियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध थे। वास्तव में हम कह सकते हैं कि तिलक महात्मा गांधी के पूर्ववर्ती थे। ये थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के समाज और देश के लिए योगदान।